दोस्तों, एक मकान में 2 किराएदार रहते हैं और एक दिन जो दूसरा किराएदार होता है, वो अपने मकान को छोड़कर अपने गाँव चला जाता है। मकान का सामान जो होता है, वो सारा सामान उस कमरे में रहता है और वो हर महीने किराया जो होता है, उसको समय से देता है। और जो दूसरा मकान जो किराएदार होता है मकान में, वो सोचता है क्यों ना इसकी लाइट काट दूँ और जिससे कि बिल बच जाएगा, 100, 200, 300 रुपए बच जाएँगे। वो यही सोचकर उस जो दूसरा जो किराएदार होता है, उसके घर की लाइट काट देता है। और जैसे ही वो लाइट काटता है, 24 घंटे भी नहीं होते हैं, पूरे एरिया में, पूरे कॉलोनी में बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है। वो भी इतनी खतरनाक कि सब परेशान हो जाते हैं। और जब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और जब उस घटना का खुलासा होता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे और किसने किया? और जो उसमें कातिल होता है, उसके जो बेटी होती है, 1 महीने बाद उसकी बेटी की शादी भी होती है और सब इस बात को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? और जब पुलिस उसका खुलासा करती है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आखिर जो मुल्ज़िम होता है, वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही अच्छे तरीके से वो कत्ल करे, सबका खुलासा पुलिस ज़रूर कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के लिए वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश का एक जिला होता है देवास और देवास की एक कॉलोनी होती है जिसका नाम होता है वृंदा धाम कॉलोनी। उसमें 128 नंबर मकान होता है, जिसमें 2 किराएदार होते हैं। 2 किराएदारों में एक का नाम होता है बलवीर और बलवीर उसी मकान में रह रहा था और जो दूसरा किराएदार होता है संजय पाटीदार। संजय पाटीदार 10 महीने पहले उस मकान को छोड़कर मतलब कि सामान अपना उसी में छोड़ देता है और वो कहीं चला जाता है और जो किराया होता है वो मकान मालिक को हर महीने टाइम से दे रहा था। एक दिन बलवीर सोचता है क्यों ना इसके घर की जो मकान की जो लाइट है उसको काट दूँ, 200-300 रुपए जो आते हैं वो बच जाएँगे और वो इसी बात को सोचकर उसके जो मकान की लाइट काट देता है। और 24 घंटे भी नहीं होते हैं। जब ही 24 घंटे होते भी नहीं हैं, तभी पूरे एरिया में, पूरे कॉलोनी में दुर्गंध फैल जाती है और सब परेशान हो जाते हैं कि ये दुर्गंध आखिरकार आ कहाँ से रही है। सब जब देखते हैं कि ये 128 नंबर मकान से आ रही है, तब कॉलोनी के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि बलवीर तुम्हारे मकान से ये दुर्गंध आ रही है। बलवीर कहता है कि नहीं, मेरे मकान से तो नहीं आ रही। तभी कोई एक शख्स पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर देता है और तभी 5 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब पुलिस सारा मुआयना करती है, देखती है, तो जो बलवीर का जो मकान होता है, उसी के सामने 2 कमरे होते हैं, जो जब उनको देखा जाता है तो बलवीर से कहते हैं कि इस मकान को खोलो, इस कमरे को खोलो। बलवीर कहता है कि मैं कैसे खोल सकता हूँ? इसका जो मालिक है, जो इसका किराएदार है, वो तो यहाँ पर आता ही नहीं है, जब से मैं आया हूँ, मैंने तो इसको बंद ही देखा है। उसके बाद बलवीर कहता है कि जो भी करेंगे, जो मकान मालिक हैं, वो ही करेंगे। तो जब मकान मालिक को फ़ोन लगाया जाता है, जो मकान मालिक होते हैं, डी के श्रीवास्तव, वो इंदौर में रहते हैं, 40 किलोमीटर की दूरी पर उनका जो मकान है, वो घर है, वो इंदौर में रहते हैं। उनको फ़ोन करके सूचना दी जाती है, तभी मकान मालिक वहाँ पर पहुँचते हैं और जो कमरा होता है, उसको खुलवाया जाता है और तब जब पुलिस देखती है, कमरे को देखती है खोलकर, तो उसमें एक फ्रिज रखा था। जो फ्रिज था, वो कपड़े से ढका हुआ था। तभी पुलिस उस फ्रिज को खोलकर देखती है, जैसे ही इसका दरवाज़ा खोला जाता है, तभी उसमें से एक लाश निकलकर बाहर गिर जाती है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लाश थी, वो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। बहुत ही
दिन पुरानी लग रही थी, तभी जो मकान मालिक होते हैं डी के श्रीवास्तव, उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो कहते हैं कि ये जो कमरा है, ये संजय पाटीदार का है और उसी ने इस कमरे को किराए पर लिया हुआ था और समय पर वो अपना किराया दे रहा था और उसी से सूचना मिल सकती है, वो ही बता सकता है कि आखिर ये कैसे और क्या हुआ इसके साथ। जब संजय पाटीदार को फ़ोन लगाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आखिर ये सब कैसे हुआ? मैं तो वहाँ पर जाता भी नहीं हूँ, मैं तो 10 महीने से वहाँ पर गया भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और जब पुलिस प्रशासन उसकी टीम गठित करता है, जाँच बैठाती है, तो एक पुलिस की टीम संजय पाटीदार को गिरफ्त में लेती है और जब उससे पूछताछ की जाती है, तो जो संजय पाटीदार सब कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद सख्ताई के साथ जब उससे पूछताछ की जाती है, तो संजय पाटीदार कहता है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। और जब संजय पाटीदार सारी कहानी बताता है कि सन 2016 में जो ये लड़की है, इसका नाम प्रतिभा उर्फ पिंकी है। इसकी शादी हुई थी, लव मैरिज की थी। घर वाले इससे परेशान थे क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। घर वाले ने इसको छोड़ दिया था और शादी के बाद इसका जो पति था उससे लड़ाई-झगड़ा रहता था और उसके बाद ये उससे छोड़ चुकी थी। और फिर हम दोनों एक साथ एक जगह मिले और उसके बाद हम एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते हम दोनों इतने करीब आ जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं और 2023 में हमने ये मकान किराए पर लिया। पूरा एरिया जो ऊपर का जो फ्लोर है ये, जो पूरा एरिया है, वो हमने सब किराए पर लिया और उसके बाद सन जून 2024 में देखते ही देखते ये जो क्या नाम है पिंकी पिंकी और प्रतिभा और पिंकी ये मेरे से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कहती है। जनवरी 2024 में ये मेरे ऊपर दबाव बनाती है कि मेरे साथ शादी कर लो। जो कॉलोनी के जो लोग हैं, ये सब हमें पति-पत्नी समझते हैं क्योंकि जो प्रतिभा थी, प्रतिभा और पिंकी, वो ऐसे ही शादीशुदा की तरह रहती थी, सिंदूर लगाती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, बिछुए पहनती थी, तो उसको सब संजय की पत्नी समझते थे। और फिर प्रतिभा संजय से कहती है कि तुम मेरे से शादी कर लो, आखिर हम कब तक ऐसे ही बिना शादी के रहेंगे। तो संजय टेंशन में आ जाता है क्योंकि संजय एक शादीशुदा इंसान था और प्रतिभा भी शादीशुदा थी। उसके बाद जून 2024 में एक दिन प्रतिभा उस पर दबाव बनाती है और कहती है कि तुम मेरे से शादी करोगे या नहीं, साफ-साफ बता दो। तो संजय को गुस्सा आ जाता है और जब प्रतिभा उससे सवाल-जवाब कर ही रही थी, तभी वहाँ पर संजय का दोस्त आ जाता है विनोद। विनोद भी वहाँ पर एक तुरंत आ जाता है और जैसे वो देखता है कि संजय ने प्रतिभा का गला दबा रखा था, उसी के दुपट्टे से और फिर जो उससे वो शोर ना मचाए, उसी का साथ देता है उसका दोस्त विनोद और विनोद आकर प्रतिभा के जो मुँह होता है, उसको दबा देता है अपने हाथ से और उसको संजय तब तक दबाए रखता है, उसके गले को तब तक दबाए रखता है, जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। और फिर जब उसके प्राण निकल जाते हैं, तो प्राण निकलने के बाद संजय जो फ्रिज होता है, उसका जो सामान होता है, उसको सबको बाहर निकालता है और उसमें जो खाने होते हैं, उसके जो बॉक्स होते हैं, उनको सबको बाहर निकालता है। निकालने के बाद संजय प्रतिभा की जो बॉडी होती है, उसको फ्रिज में रख देता है और बंद कर देता है, चालू कर देता है फ्रिज को और उस पर कपड़ा बाँधकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर एक दिन जब सो 10 जनवरी 2024 को पता चलता है कि उसमें लाश निकलती है। उसका पता ऐसे चलता है कि 9 जनवरी 2025 को जब बलवीर ने उसके घर की लाइट काटी, तो जब 10 जनवरी 2025 को सुबह ही करीब 8-9 बजे के करीब पूरे एरिया में दुर्गंध फैलनी शुरू हो जाती है और उस वजह से उस डेड बॉडी का पता चलता है, सारे एरिया में दुर्गंध फैल जाती है। उसके बाद जब पुलिस पता लगाती है कि जो विनोद है, उसका पता लगाती है कि विनोद को गिरफ्तार किया जाए, तो दबिश डालती है, तो पता चलता है कि विनोद
पहले से ही एक उसने कुछ कर दिया था, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। विनोद राजस्थान का रहने वाला है और राजस्थान की जेल में ही वो बंद है। उसके बाद पुलिस संजय को गिरफ्तार करती है और उसको 1 दिन के लिए रिमांड पर लेती है। तो दोस्तों, 10 जनवरी 2025 को उस लाइट कटने की वजह से जो 10 महीनों से डेड बॉडी फ्रिज में बंद थी, उसका पता चलता है और उसका खुलासा हो जाता है। सिर्फ़ किस वजह से कि बलवीर ने कुछ लालच की वजह से उसके घर की लाइट काट दी और इतना बड़ा खुलासा हुआ। तो दोस्तों, और जब पता चलता है कि संजय की 1 महीने बाद संजय पाटीदार, उसकी लड़की की फरवरी में शादी है 1 महीने बाद, तो उसको उसके घरवालों को बताया जाता है और उसके बाद संजय को जेल भेज दिया जाता है। और जो प्रतिभा थी, उसके घरवालों को सूचना दी जाती है, तो घरवालों से पूछा जाता है कि आपकी लड़की 10 महीनों से लापता है, आपने सूचना क्यों नहीं दी? तब वो कहते हैं कि हमने सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि ये हमसे अलग थी और इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और शादी करने के बाद हम इसकी शादी से राज़ी नहीं थे और ये शुरू से ही जब से ही अलग रह रही थी। और इसकी वजह से हमें पता भी नहीं था कि ये कहाँ है, कैसी है। उसके बाद पुलिस उसकी जो डेड बॉडी होती है, उसको घरवालों को सौंपती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। संजय को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, संजय पाटीदार शादीशुदा होकर भी एक शादीशुदा लड़की के चक्कर में आ जाता है और अपनी ज़िंदगी खराब कर देता है। इसी प्रकार जो प्रतिभा थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी वो एक शादीशुदा इंसान से शादी करने की ज़िद करती है और ये सब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और इस प्रकार के कुछ भी कार्य करने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि कातिल कितना भी समझदार हो, शातिर हो, एक ना एक दिन खुलासा हो ही जाता है और उसको सब कुछ भोगना पड़ता है। जिस प्रकार संजय ने एक शातिर पने से उस प्रतिभा का कत्ल किया और एक ना एक दिन 10 महीने बाद उसका खुलासा हो ही गया और उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी सुनाई है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जागरूक रहें, सावधान रहें और खुश रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, कमेंट करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। मेरा हौसला बढ़ता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।